Hello students, welcome back to your favorite channel Magnet Brains. I am Gauri Jadoo, an economics educator, and we are having a class related to quick revision for the chapter number 6 जहाँ पे हम पढ़ेंगे employment के बारे में, साथ में informalization and other issues के बारे में। अभी बेसिकली जो पूरी सीरीज हमारी चल रही है, क्विक रिवीजन का मतलब है कि आपको जल्दी से रिवाइज करने हैं कॉन्सेप्ट्स, तो आप ये वाला वीडियो देख सकते हैं। आपको डिटेल में थोड़ा और पढ़ना है तो वन शॉट रिवीजन देख सकते हैं, एंड अगर आपको बहुत ही डिटेल में पढ़ना है तो रेगुलर क्लासेस आप देख लीजिए। एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड अकॉर्डिंग टू आपको क्या प्रेफरेंस है, आपका अभी क्या प्रायोरिटी है, आपके पास कितना टाइम है, राइट। तो हम जल्दी से कवर करने वाले हैं। उससे पहले स्टूडेंट्स मैं आपको बता देती हूँ कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जो आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। वी टॉक अबाउट CBSE, वी कवर क्लासेस फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12th, एंड वी ऑल्सो हैव अ हिंदी मीडियम चैनल जहाँ पे हम कवर करते हैं आप सभी के लिए क्लासेस 6 से लेके क्लास 12 तक। एंड स्टूडेंट्स वहाँ पे जो डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स को हम फॉलो करते हैं वो है हमारे पास MP बोर्ड, UP बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड, और इसी तरीके से आपको बने रहना है यहाँ पे, बिकॉज ये सारे बोर्ड्स की क्लासेस आपको देखने को मिल जाएंगी यहाँ पे, राइट। एंड वी ऑल्सो प्रोवाइड ई-नोट्स एंड ई-बुक्स, उसकी जो लिंक है आपको बिल्कुल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो कभी भी जाकर आप देख सकते हैं। तो जल्दी से आपको करना है लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। तो स्टूडेंट्स वी वर टॉकिंग अबाउट एम्प्लॉयमेंट। अभी पूरा स्केड्यूल अगर हम बात करें, सबसे पहले हमने देखा कि ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया का क्या सिचुएशन था। बैकवर्ड इकोनॉमी थी, स्टैग्नेशन था, ठीक है। डिप्लीटेड इकोनॉमी हमारे पास आई थी, चाहे वो फॉरेन सेक्टर हो, डेमोग्राफिक कंडीशंस हो, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर हो, एग्रीकल्चर हो, सारे ही सेक्टर्स की अगर मैं बात करती हूँ तो बहुत ज़्यादा हम पीछे थे। धीरे धीरे अपनी गाड़ी को राइट ट्रैक पर लाने के लिए हम लोग ने इकोनॉमिक प्लानिंग शुरू किया। इकोनॉमिक प्लानिंग किया, लेकिन वो भी उतने अच्छे से हमारे लिए वर्क नहीं किया। दैट इज़ वाई वी देन स्टार्टेड विद द लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन पॉलिसी। उसके बाद हमने देखा कि इंडिया में डेवलपमेंट अगर हमें चाहिए तो कुछ मेजर इश्यूज हैं जो गवर्नमेंट फेस कर रही है। पहला जो मेजर इशू हमने देखा जो गवर्नमेंट फेस कर रही थी वो क्या है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कैसे करें। सेकेंड क्या था, जो अभी हमने इससे पहले वाले चैप्टर में भी पढ़ा था कि रूरल डेवलपमेंट कैसे पॉसिबल है। अब हम देखने वाले हैं कि एम्प्लॉयमेंट का क्या करना है, बिकॉज आज भी एक मेजर इशू एम्प्लॉयमेंट हमारे लिए है। तो हम तो थोड़ा सा बैकवर्ड पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा पहले के बारे में पढ़ रहे हैं, तब भी अनएम्प्लॉयमेंट का एक इशू था, आज भी है। शायद रेट ज़रूर कम हो गया होगा, लेकिन कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट एक मेजर इशू इंडिया के लिए आज भी है, जो डेवलपमेंट में एक बहुत बड़ा बैरियर बन के बैठी है। तो उसके जो कुछ की कॉन्सेप्ट्स हैं उसको हमें रिवाइज करना है। सबसे पहले, हु इज़ अ वर्कर स्टूडेंट्स, अ इंडिविजुअल हु इज़ इन्वॉल्व इन सम काइंड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। आपने बिजनेस स्टडीज़ में ही पढ़ा होगा इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का मतलब क्या रहता है कि व्हेन यू डू अ सर्टेन एक्टिविटी यू आर गेटिंग पेड फॉर इट, राइट। एंड वेयर इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी व्हेन यू आर नॉट गेटिंग पेड फॉर इट। सपोज आई एम अ टीचर, मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, आई एम गेटिंग पेड फॉर इट, सो इट इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। लेकिन घर पे मैं अपने छोटे भाई बहन को पढ़ाऊंगी, उसके लिए मुझे कोई पैसे नहीं दे रहा, लेकिन काम तो वो भी मेहनत वाला है, लेकिन कोई पैसे नहीं देगा, सो दैट इज अनप्रोडक्टिव एक्टिविटी। तो वो क्या सही प्रोडक्टिव है लेकिन नॉन इकोनॉमिक हो जाएगा। सो टू अर्न अ लिविंग किसी भी इंसान को इकोनॉमिक एक्टिविटी में इंडल्ज तो होना पड़ेगा। सो वर्कर्स इंक्लूड ऑल दोज पीपल हु आर एंगेज्ड इन वर्क वेदर फॉर अदर्स, या तो पेड वर्कर्स हो सकता है या फॉर देमसेल्व्स। तो जब हम वर्कर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं ना, वर्कर आप खुद के लिए भी हो सकते हो, फॉर वन सेल्फ या फॉर योर सेल्फ लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, एंड फॉर अदर्स। ये दोनों ही कैटेगरी हमारे वर्कर्स के उसमें आता है। क्लियर, टेक अ स्क्रीनशॉट। तो स्टूडेंट्स, जब हम वर्कर्स की बात करते हैं तो आप जब किसी और के लिए काम कर रहे हो तो भी वो वर्कर है, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो भी आप वर्कर के उसमें काउंट होगे। नेक्स्ट है हमारे पास लेबर फोर्स, ठीक है। ऑल पर्सन हु आर वर्किंग हैव अ जॉब, दो नॉट वर्किंग आर सीकिंग एंड आर एबल फॉर वर्क आर डीम्ड टू बी इन द लेबर फोर्स। तो लेबर फोर्स की जब मैं बात, जैसे कि वर्कर से मैंने आपको बताया, एक तो आपका आप खुद के लिए काम कर रहे हो, एक तरीके से मैं बोल सकती हूँ, या आप एक तरीके से सेल्फ एम्प्लॉयड हो, और वर्किंग फॉर अदर्स। ठीक है, पहला सिनेरियो ये हो गया। सेकेंड सिनेरियो, लेबर फोर्स का मतलब ये होता है या तो आपके पास जॉब है, या हो सकता है यू आर लुकिंग फॉर जॉब। तो दोनों सिनेरियोज पॉसिबल है। वन इज जॉब कि यू आर ऑलरेडी वर्किंग,
सेकेंड, यू आर लुकिंग फॉर जॉब और यू आर अवेलेबल फॉर जॉब, तो यहाँ पे आ जाएगा पर्सन वर्किंग एंड पर्सन हु आर सीकिंग और अवेलेबल फॉर वर्क, दोनों हमारे पास आ जाएंगे। तो वर्कर का मतलब क्या होता है, या तो आप किसी और के लिए काम कर रहे हो, आप खुद से आप एम्प्लॉयड हो। सेकेंड सिनेरियो होता है या तो आप एक तरीके से लेबर फोर्स का मतलब होता है या तो आप जॉब करो और वेदर यू लुकिंग फॉर जॉब। ठीक है, समझ आया वाला पॉइंट ना। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, अभी मैंने आपको बताया कि लेबर फोर्स के बारे में क्या होता है, दोज हु आर वर्किंग एंड दोज हु आर लुकिंग फॉर जॉब। सो द रेशियो ऑफ द लेबर फोर्स टू द टोटल पॉपुलेशन इज कॉल्ड एज लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। यानी हमारा हम क्या बोल रहे हैं कि लेबर फोर्स आ जाएगा ऊपर, ठीक है, आपको इसको डिवाइड करने वाला पड़ेगा विद द टोटल पॉपुलेशन। ये चीज हमें ध्यान रखनी है। तो लेबर फोर्स डिवाइडेड बाय द टोटल पॉपुलेशन मेरे पास आने वाला है। क्या ये चीज हमें समझ आ गई है? सो इट इज बेसिकली योर लेबर फोर्स डिवाइडेड बाय योर टोटल पॉपुलेशन। इससे हमें क्या पता चल जाएगा, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। नेक्स्ट वी हैव इज वर्क फोर्स। वर्क फोर्स का मतलब क्या होता है, द नंबर ऑफ पर्सन हु आर एक्चुअली एम्प्लॉयड। पहले वाले केस में लेबर फोर्स में मैंने क्या बोला कि जो लोग काम ढूंढ भी रहे हैं आप उनको भी आप इंक्लूड कर सकते हो, लेकिन वर्क फोर्स क्या कहता है कि जो ढूंढ रहे हो हमें उससे मतलब नहीं है, जो एक्चुअली में काम कर रहे हैं सब उन्हीं को जब इंक्लूड करना है, ओनली दोज पीपल हु आर वर्किंग। वो इस कैटेगरी में आएंगे। तो अगर मुझे अनएम्प्लॉयड लोग के बारे में पता लगाना है कि कितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं, तो बेसिकली मैं क्या करूंगी, जो मेरा लेबर फोर्स है, क्योंकि लेबर फोर्स में तो मैंने ये भी बोल दिया ना, सपोज मैंने बोला कि टोटल मेरे पास टोटल पॉपुलेशन मेरे पास 100 हैं, जिसमें से 50 लोग के पास जॉब है एंड 50 लोग आर लुकिंग फॉर जॉब। तो अगर मुझे अनएम्प्लॉयड रेशो निकालना है तो क्या हो जाएगा, लेबर फोर्स कितना आया मेरे पास, लेबर फोर्स तो टोटल 100 आ जाएगा क्योंकि उसमें तो सारे हैं, माइनस कितना करना पड़ेगा मुझे कि लेबर फोर्स इतना हो गया 100, वर्क फोर्स कितना, एक्चुअली मैं काम कितने कर रहे हैं 50, तो यानी अनएम्प्लॉयड कितने हो गए 50। तो यहाँ पे लेबर फोर्स में हमने सबको इंक्लूड कर लिया था जो काम कर रहे हैं और जो काम ढूंढ रहे हैं, वहीं पे वर्क फोर्स में सिर्फ वही लोग आएंगे जो एक्चुअली में काम कर रहे हों। क्लियर, टेक अ स्क्रीनशॉट, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए सभी। ओके, डन। नेक्स्ट है मेरे पास वर्कर पॉपुलेशन रेशो। वर्कर पॉपुलेशन रेशो, अगेन इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। इट इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द टोटल नंबर ऑफ वर्कफोर्स या वर्कर्स इन इंडिया। यानी इसमें क्या आ जाएगा, सेल्फ एम्प्लॉयड भी आ जाएगा एंड दोज हु आर वर्किंग फॉर अदर्स भी हो जाएगा, बाय द पॉपुलेशन, जो हमारी टोटल पॉपुलेशन है, इंटू 100। ठीक है, सो हायर रेशियो, अगर मेरे पास ये ज़्यादा रेशियो है तो इंडिकेट कर रहा है कि हायर लोग जो है एक तरीके से इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं। अगर कम रेशियो आएगा मतलब कम लोग एम्प्लॉयड हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का मतलब ही होता है व्हेन यू आर गेटिंग इन रिटर्न यू आर गेटिंग मनी, यू आर गेटिंग पेड फॉर इट, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाएगी, अदरवाइज इट इज़ अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्लियर, ये समझ आया। तो वर्कर्स पॉपुलेशन रेशियो क्या है, वर्कर्स डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन इनटू 100। नाउ एम्प्लॉयमेंट आप सभी को पता है, इट इज़ एन एक्टिविटी वेयर वी कैन से दैट अ पर्सन इज वर्किंग टू अर्न अ लिविंग। ठीक है, अब ये सेल्फ एम्प्लॉयड भी हो सकता है, वेज एम्प्लॉयमेंट भी हो सकता है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि जब आप खुद के लिए काम कर रहे हो, आप खुद से काम कर रहे हो, आप खुद के बॉस हैं। वहीं पे वेज एम्प्लॉयमेंट होता है व्हेन यू आर वर्किंग फॉर अदर्स, राइट। टेक अ स्क्रीनशॉट एवरीवन, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक है, समझ गए इस चीज को, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, पक्का आगे बढ़े। ओके, नेक्स्ट है मेरे पास सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। सो एन अरेंजमेंट इन विच अ वर्कर यूजेस हिज ओन रिसोर्सेज टू मेक अ लिविंग, दैट इज ऑर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। कोई किसी ने छोटी मोटी दुकान खोल ली, कोई बिजनेस खोल लिया, अपना कोई एक अलग से कंटेंट क्रिएशन शुरू कर दिया, मतलब आप किसी के अंडर काम नहीं कर रहे हो, यू आर ओन बॉस, यू आर अर्निंग एंड यू आर लिविंग योर लाइफ, that is basically self-employment. What means self-employment means when you are working for yourself, means everyone is working for yourself, but हाँ
आप किसी के अंडर काम नहीं कर रहे। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये है कि आप खुद ही से पैसे कमा रहे हो एंड खुद ही आप सारी चीज़ें कर रहे हो। वहीं पे वेज एम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि आप किसी और के लिए काम कर रहे हो। सो एन अरेंजमेंट इन विच अ वर्कर सेल हिज लेबर स्किल्स, आप एक तरीके से अपनी स्किल्स को बेच रहे हो। अगर मैं पढ़ा रही हूँ तो मैं यहाँ पे मैं अपनी स्किल्स को बता रही हूँ कि आई कैन टीच, राइट, सो आई एम गेटिंग पेड फॉर माई स्किल। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं किसी के अंडर काम कर रही हूँ। सो दिस इज वेज एम्प्लॉयमेंट। अब इसमें भी कैजुअल एंड रेगुलर वर्कर्स आते हैं, इसको डिस्कस करेंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से पहले। डन, समझे इस चीज को। सो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है व्हेन यू आर वर्किंग विदाउट अ बॉस, राइट? ओके, सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेगुलर वर्कर्स एंड योर कैजुअल वर्कर्स? आपको पता है सैलरी एंड वेजेस के बीच में क्या डिफरेंस रहता है? सैलरी का मतलब क्या रहता है, एक रेगुलर एम्प्लॉय को मिलती है। रेगुलर का मतलब क्या है, जिसको हम लोग पैसे देते हैं रेगुलर बेसिस पे, मंथली बेसिस पे पैसा मिल रहा है, वो आपके लिए एक परमानेंट तरीके से काम कर रहा है। सो रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयड्स हम बोलते हैं। So when a worker is engaged by someone or by an enterprise and is paid wages on the regular basis, रेगुलर बेसिस पे आपको पैसे मिल रहे हैं, तो वो एक रेगुलर सैलरी जॉब हो गई। जैसे कि टीचर, जैसे मैंने अपना एग्जांपल आपको दिया, प्रोफेसर्स, तो ये क्या है, दे आर वर्किंग, या किसी कंपनी में कोई इंडिविजुअल काम कर रहा है तो वो एक सैलरी वर्कर की तरह काम कर रहा है, जहाँ पे उसको मंथली बेसिस पर सैलरी मिलती है। नेक्स्ट है मेरे पास कैजुअल वर्कर्स। कैजुअल का मतलब क्या रहता है कि आपके पास कोई परमानेंसी नहीं है, टेम्पररी है सारी चीज़ें। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आप जो काम कर रहे हो आपको उसके लिए पैसा तो मिल रहा है, ये भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में ही काउंट होगा, लेकिन जो रेम्यूनरेशन है, जो कंपनसेशन है, वो आपको रोज ना डेली बेसिस पे मिल रहा है। रेगुलर की तरह नहीं कि आपको एक मंथली वाइज बांट दे। यहाँ पे आपने आज काम किया आपको आज पैसे मिल जाएंगे, आपने कल काम नहीं किया तो आपको नहीं मिलेगा पैसा। So workers who are casually engaged in return get remuneration for the work done are termed as casual workers। जैसे कि आपको पता है, हम यहाँ पे ले बोल सकते हैं जो लेबर्स रहते हैं, है ना, जो बिल्डिंग्स वगैरह बना रहे हैं, आपको पता है कि वो तो डेली वेज अर्नर्स हैं, रोज़ के लिए उनको पैसा मिलता है। लेकिन एक एम्प्लॉय अलग चीज़ है, जो सैलरी उसको मिल रही है। तो डिफरेंस बिटवीन सैलरी एंड वेजेस ही है बेसिकली। क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। ओके, डन। नेक्स्ट है मेरे पास जॉबलेस ग्रोथ। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसर्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जॉबलेस ग्रोथ। जॉबलेस ग्रोथ का मतलब क्या होता है, आपने पढ़ा है मैक्रो इकोनॉमिक्स में कि जीडीपी इज नॉट द करेक्ट इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमी। जीडीपी बढ़ रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी इकोनॉमी भी बहुत बढ़िया से तरीके से इंप्रूव हो रही है। देयर आर सो मेनी थिंग्स विच यू नीड टू टेक इन कंसर्न। तो जब मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे जीडीपी की, स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे समझना है कि जो जीडीपी है अगर मेरा बढ़ रहा है, लेकिन अगर मेरा एम्प्लॉयमेंट रेशियो नहीं बढ़ रहा है, वो इंडिकेट कर रहा है कि आपकी ग्रोथ तो हो रही है लेकिन वो जॉबलेस ग्रोथ है। आप एट द एंड आपको समझना है कि एनी कंट्री इज मेड अप ऑफ द पीपल। अगर वहाँ के लोगों का ग्रोथ नहीं हो रहा है, वहाँ के लोगों का प्रमोशन नहीं हो रहा है, दे आर नॉट अर्निंग वेल, कहीं ना कहीं इट इज़ अ वेरी शैलो ग्रोथ। So it refers to a situation when the economy is able to produce more goods and services without the help or the increase in the employment opportunities। यानी लेबर इंटेंसिव की जगह आप कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स का यूज़ कर रहे हो ऐसे देश में जहाँ पे ज़्यादा आपको लेबर मिलेगा। अगर हमारे पास पॉपुलेशन ज़्यादा है तो हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम लोग कैपिटल इंटेंसिव ज़्यादा करें। वी वांट कि मैक्सिमम लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स का यूज़ करके प्रोडक्शन हो, बिकॉज वी वांट टू गिव पीपल एम्प्लॉयमेंट। अदरवाइज पॉपुलेशन का क्या होगा, हाउ विल दे सर्वाइव? सो हमारी जो ग्रोथ हो रही है वो इंडिकेट कर रही है कि लोगों को जॉब्स मिले ना मिले, हमारा जीडीपी तो बढ़ता रहेगा भाई। तो ऐसी ग्रोथ का कोई मतलब नहीं है। एट देन हमारी इकोनॉमी फिर से सफ़र करेगी, पॉवर्टी की वजह से हम लोग बाकी जगह पीछे हो जाएंगे। तो थोड़ा ओवरऑल पिक्चर हम देखेंगे तो हमारी जो ग्रोथ है वो जॉबलेस ग्रोथ है, राइट? नेक्स्ट क्या है मेरे पास, कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कर्स। पहले मैंने आपको बताया कि एक होते हैं मेरे पास सैलरी वर्कर्स जो आपके लिए एक परमानेंट एम्प्लॉय की तरह काम कर रहा है, एंड वहीं पे कैजुअल वर्कर्स होते हैं जिनका आपने जो भी आपने जैसे कि फ्रीलांसिंग वगैरह आपने एक सर्टेन पीरियड के लिए काम किया, कॉन्ट्रैक्ट्स जैसे कि, एंड आपको पैसा उसके लिए मिल गया। यहाँ पे श्योरिटी नहीं रहती, जॉब इनसिक्योरिटी इतनी ज़्यादा है। अब आपको ये समझना है कि हमारे यहाँ ये कल्चर हो गया कि फ्रीलांसिंग वगैरह इतना हो गया है, लेकिन वो जॉब सिक्योरिटी वाली चीज़ें जा चुकी हैं। आपने देखा अधिकतर यंगस्टर्स आर डूइंग समथिंग विच इज़ गुड, लेकिन समवेयर एट द एंड व्हेन यू स्टार्ट coming at the mid age of 26-27 you start feeling that we need security, right? तो कैजुअलाइजेशन अप्रोच को थोड़ा कम करना है। वी वांट कि रेगुलर जॉब ज़्यादा मिले लोगों को, है ना? सो द प्रोसेस ऑफ मूविंग फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड रेगुलर सैलरी एम्प्लॉयमेंट टू कैजुअल वेज वर्क इज नोन एज कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स।
नेक्स्ट है मेरे पास जो इंपॉर्टेंट है दैट इज इनफॉर्मलाइजेशन। दो सेक्टर्स होते हैं, एक होता है फॉर्मल सेक्टर, एक होता है इनफॉर्मल सेक्टर। इनफॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या रहता है कि जब मैक्सिमम लोग इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं 96% लोग इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं, ओनली 4% पीपल वर्क इन द फॉर्मल सेक्टर। अब ये फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर क्या होता है अभी मैं आपको बताऊंगी, सो डोंट वरी। सो इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स का मतलब क्या है? इट रिफर्स टू अ सिचुएशन वेयर बाय द प्रपोर्शन ऑफ वर्कफोर्स इन द इनफॉर्मल सेक्टर टू द टोटल वर्कफोर्स इंक्रीजेस। फॉर्मल सेक्टर का मतलब क्या होता है कि आपको रेगुलर सैलरी मिलेगी, प्रमोशंस मिलेंगे, इंसेंटिव्स मिलेगा, सिक्योरिटी रहेगी। तो ऐसा या बेसिकली एक ऐसा सेक्टर जहाँ पे 10 से लोग ज़्यादा काम करते हैं, वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती है। फॉर्मल सेक्टर का मतलब मैं ये नहीं कह रही कि मैं गवर्नमेंट जॉब्स की बात कर रही हूँ, हम टॉकिंग अबाउट एन इंस्टीट्यूशन और अ कंपनी जहाँ पे कम से कम 10 से लोग ज़्यादा काम करते हैं और आपको बेसिक चीज़ें जो हैं वो मिलती हैं। तो फॉर्मल सेक्टर आप देखो सिर्फ 4% है इंडिया में, 96% लोग ऐसी जगह काम कर रहे हैं जहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं है, जहाँ पे उनको बेसिक फैसिलिटीज एंड वर्किंग कंडीशंस नहीं मिल रहे, यानी इनफॉर्मल सेक्टर में ज़्यादा काम कर रहे हैं। उसी के प्रोसेस को इनफॉर्मलाइजेशन कहते हैं। क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट ऑल ऑफ यू फास्ट। समझे कि नहीं समझे इस चीज़ को? क्या इतनी क्लैरिटी मुझे आ गई है, इतना मुझे समझ आ गया है? सो इनफॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या होता है? जब इनफॉर्मल सेक्टर में ज़्यादा वर्कफोर्स बढ़ जाता है तो वो इनफॉर्मलाइजेशन हो जाएगा। कैजुअलाइजेशन का मतलब होता है कि आप एक रेगुलर सैलरी एम्प्लॉयड नहीं हो। एंड जॉबलेस ग्रोथ का मतलब होता है कि आपकी इकोनॉमी ग्रो तो कर रही है, योर जीडीपी इज इंक्रीजिंग विच इज़ अ वेरी गुड जॉब योर इकोनॉमी इज डूइंग, लेकिन यू नीड टू लर्न कि अगर जीडीपी बढ़ रहा है उसके साथ अगर मेरी जॉब्स की भी अपॉर्चुनिटी बढ़े तो वो सही ग्रोथ है, राइट? ऐसी ग्रोथ कैसी हो जाएगी? दिस इज अ जॉबलेस ग्रोथ, तो इसका कोई मतलब नहीं है। एट द एंड योर इकोनॉमी विल सफर। तो उस चीज़ से अगर हमें बचना है, हटना है, तो हमें इन सारी चीज़ों पे फोकस करना पड़ेगा कि रेगुलर सैलरी या फॉर्मल सेक्टर में ज़्यादा लोग काम करें, या कैजुअलाइजेशन को कम करना पड़ेगा, इनफॉर्मलाइजेशन को कम करना पड़ेगा। ओके, समझ गए? नेक्स्ट वी हैव, जैसे मैं आपको बता रही थी, दो सेक्टर्स होते हैं इकोनॉमी के। एक होता है मेरे पास फॉर्मल सेक्टर जिसको हम लोग ऑर्गेनाइज्ड भी बोलते हैं, ठीक है? एंड नेक्स्ट मेरे पास होता है इनफॉर्मल सेक्टर जिसको ऑफ कोर्स अनऑर्गेनाइज भी बोल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ऑल द पब्लिक एंटरप्राइजेस एंड प्राइवेट एस्टैब्लिशमेंट्स विच एम्प्लॉय 10 और मोर पीपल, वो क्या हो जाएगा? हमारे फॉर्मल सेक्टर में आ जाएगा। तो यहाँ पे 10 से ज़्यादा लोग होने चाहिए, यहाँ पे लेस देन 10, ठीक है? पहला डिफरेंस समझ आया। एंड इनफॉर्मल सेक्टर मतलब ऐसा सेक्टर जहाँ पे लेस देन 10 लोग एम्प्लॉयड हैं। सो फॉर्मल सेक्टर की अगर मैं बात करती हूँ, 96% लोग इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे हैं भाई, ओनली 4% आर वर्किंग इन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। बिकॉज अब मैं जब यहाँ पे वर्कफोर्स की बात कर रही हूँ, मैं ऐसे लोग की बात कर रही हूँ जो उनको रेगुलर सैलरी एम्प्लॉयड की तरह बात कर रही हूँ, तो उसमें बात करें। कैजुअल वर्क तो पता नहीं कहाँ कहाँ मल्टीनेशनल कंपनीज में लोग काम कर रहे हैं, लेकिन वही एक छोटा सा प्रोजेक्ट मिल गया, एक प्रोजेक्ट बेसिस पे आप कर रहे हो, तो एक श्योरिटी वाली चीज़ नहीं है, ठीक है? वहीं पे अगर हम बात करें व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट से हम क्या समझ सकते हैं? सो इट रिफर्स टू अ सिचुएशन इन विच पीपल आर विलिंग एंड एबल टू वर्क एट एग्जिस्टिंग वेज रेट बट डू नॉट गेट टू वर्क। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है? कि आपको काम करना है, विलिंगनेस है, आप काम करना जानते हो, एबल टू वर्क, और जो वेज रेट आपको ना जो भी सैलरी या कंपनसेशन मिलने को तैयार है, आप उसमें काम करने के लिए भी रेडी हैं, तो यू आर रेडी टू वर्क एट अ प्रिवेलिंग वेज रेट। और उसके बावजूद आपको जब नौकरी नहीं मिल रही है तो वो क्या हो जाएगा? अनएम्प्लॉयमेंट। That you are able, you are willing to work, you are ready to work at a prevailing wage rate, लेकिन स्टिल आपको नौकरी नहीं मिल रही। आपको काम करना आता है, आप काम करना भी चाहते हो, आप सामने वाला बोल रहा है कि 20,000 की नौकरी मिलेगी, आप उसके लिए भी रेडी हो, लेकिन फिर भी आपको जॉब नहीं मिल रही है, तो आप अनएम्प्लॉयड कैटेगरी में हैं, ठीक है? टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए स्टूडेंट्स, फिर आगे बढ़ते हैं हम। डन? ओके, नेक्स्ट मेरे पास आता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इसको स्टार मार्क करेंगे सभी, ठीक है? पहला चीज़ डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में मैंने आपको रूरल मार्केट के थ्रू भी समझाया था
ये बेसिकली आपको सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर में देखने को मिल सकता है ना, या रूरल इंडिया में देखने को मिल सकता है। सो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है? दैट यू अपीयर टू बी एम्प्लॉयड। काम 2 लोग का है लेकिन उस काम को कर रहे हैं 6 लोग। ठीक है, क्या बोला मैंने? वर्क सिर्फ 2 लोग का है, इसको काम कर रहे हैं 6 लोग। यानी जो ये एक्स्ट्रा 4 लोग हैं ये किसी काम के नहीं है। इनकी जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है वो 0 है, वो 0 है। मतलब कि काम 2 लोग का है तो 2 लोग काम करेंगे, अच्छे से काम करेंगे, उनको उसके लिए अच्छे से सैलरी वगैरह या जो भी कंपनसेशन है मिलेगा वो बढ़िया रह सकते हैं। लेकिन क्योंकि अब पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है तो 2 लोग का काम करने के लिए 6 लोग रेडी हैं, आपने 6 लोग को एम्प्लॉय कर दिया। अब वो 2 लोग की सैलरी में आपने 6 लोग से काम करा लिया, आपका तो फायदा हो गया। तो मीन्स यू सीम टू बी एम्प्लॉयड, आपको लग रहा है आप काम कर रहे हो लेकिन आपकी जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है ना वो 0 है। मार्जिनल का मतलब होता है 1 एडिशनल यूनिट। हमेशा समझाती आई हूँ इकोनॉमिक्स में कि मार्जिनल का मतलब होता है कि हम एडिशनल यूनिट्स की बात कर रहे हैं। तो जब मैं बात कर रही हूँ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कि आपका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है उसमें, तो दैट इज 0। सो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट है ना, इसलिए हम उसको डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट बोल रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि आपको लग रहा है आप एम्प्लॉयड हो लेकिन नहीं, आप अनएम्प्लॉयड ही हो। So disguised unemployment का मतलब क्या है? You appear to be employed but you are not actually working. So it refers to a state in which more people are engaged in work than are actually needed. काम सिर्फ 2 लोग का है, 6 लोग को आपने रख लिया, 4 लोग फालतू के रख लिए, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी हो गई 0। सो उसका मतलब क्या है कि आप एक डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट में हो। क्लियर? इसका स्क्रीनशॉट लेंगे सभी, फिर मैं नेक्स्ट 2 पॉइंट आपको समझाती हूँ। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 0 लिखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। समझ गए इस चीज़ को? ओके। नेक्स्ट जो मेरे पास चीज़ आती है स्टूडेंट्स वो है मेरे पास सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। जैसे कि एग्रीकल्चर भी हमें पता है कि 12 महीने आप एग्रीकल्चर मतलब उसमें काम नहीं रहता, बीच बीच में थोड़ा गैप्स आते रहते हैं। तो ऐसे में आपको डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए, है ना, या डेयरी फार्मिंग कर लो, फिशिंग कर लो, एनिमल हस्बेंड्री कर लो, कोई और किसी सिटी में जाके काम कर लो, वो ज़रूरी है। तो सीजनल एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि पर्टिकुलर सीजन या पर्टिकुलर मंथ्स में कुछ ड्यूरेशन के लिए जब आप लोग अनएम्प्लॉयड रहते हो तो वो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट आ जाता है। सो इट रिफर्स टू द अनएम्प्लॉयमेंट दैट अकर्स एट अ सर्टेन सीजन्स ऑफ द ईयर, कि पर्टिकुलर सीजन्स ऑफ द ईयर में ही अगर आप अनएम्प्लॉयड हो, है ना, कि आपके जैसे कि मैंने बोला कि मई से जून में काम नहीं रह रहा है, अक्टूबर नवंबर में काम नहीं है, मतलब आप बाकी टाइम एम्प्लॉयड हो लेकिन कुछ ड्यूरेशन के लिए अगर आप काम नहीं कर रहे हो तो आप एक सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट में हो। ठीक है। सेकेंड जो चीज़ है मेरे पास ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। So it refers to the economic condition in which persons are willing to work at a prevailing wage rate but fail to get work. तो ये बेसिकली जो अनएम्प्लॉयमेंट का जो नॉर्मल डेफिनेशन उसी को बोला है कि ना आप डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में हो ना ही आप सीजनल एम्प्लॉयड हो। अपने दिल को तसल्ली मत दो, आप बेरोजगार हैं, आपके पास काम नहीं है, दैट इज ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट। क्लियर? सो टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में क्या आ जाएगा? डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया एग्रीकल्चर में होता है, जहाँ पे यू अपीयर टू बी एम्प्लॉयड लेकिन आप कोई काम नहीं कर रहे, यहाँ पे जो आपकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है वो 0 है। क्लियर? वहीं अगर हम बात करेंगे सीजनल एम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड, वहीं पे ओपन एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या हो जाएगा कि अनएम्प्लॉयमेंट बेसिकली। ठीक है, ये कीवर्ड्स लिख दिए इसके बगल में, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख दीजिएगा तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, मूविंग ऑन। कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। सो द इम्पॉर्टेंट कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कौन कौन से हमारे पास? पहला क्या है? स्लो रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, कि इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत कम है, अगर है भी तो वो भी जॉबलेस है। कि क्यों हमारे इंडिया में आज भी अनएम्प्लॉयमेंट एक मेजर इशू है। पॉपुलेशन तो आएगा ही भाई, वो तो आएगा ही, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की वजह से ही तो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट आया है। काम चाहिए 2 लोग का, अवेलेबल 2 लाख हैं, राइट? इतना ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है। अंडर डेवलप्ड एग्रीकल्चर सेक्टर इतना डेवलप नहीं है कि सबको जॉब्स मिल जाएं।
देन डिफेक्टिव एजुकेशन सिस्टम, बढ़िया से बढ़िया कॉलेज से डिग्री ले लो लेकिन काम हमें करना एक नहीं आ रहा है, तो एजुकेशन सिस्टम किस काम का फिर। नेक्स्ट है मेरे पास स्लो ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री। एग्रीकल्चर, देखो अगर एग्रीकल्चर सेक्टर अच्छे से नहीं चल रहा तो आदमी सोचेगा कि इंडस्ट्री सेक्टर में जाके काम कर ले, लेकिन वो भी डेवलप नहीं है, तो इंसान जाएगा कहाँ, तो घूम फिर के वापस एग्रीकल्चर में ही आ जाता है उसके कंफर्ट जोन में, तो स्लो ग्रोथ रेट ऑफ इंडस्ट्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट है मेरे पास डिक्लाइन ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। सो कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज भी काफ़ी कम हो गई, जो एक तरीके से बूस्ट ला देते थे, थोड़ा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह मिल जाती थी, तो वो भी काफ़ी हद तक रिड्यूस हो गई हैं। नेक्स्ट क्या है मेरे पास, फॉल्टी प्लानिंग। प्लानिंग होती तो बहुत अच्छी है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता। नेक्स्ट क्या है, इनएडिक्वेट एम्प्लॉयमेंट प्लानिंग, कि हमें पता है दैट वी हैव मैन पावर, तो आप उसको ढंग से यूटिलाइज क्यों नहीं कर पा रहे, बिकॉज आपकी प्लानिंग बेकार है। एंड लो कैपिटल फॉर्मेशन, अगर कैपिटल फॉर्मेशन लो होगा मतलब कहीं ना कहीं इंडस्ट्री से रिलेटेड है तो हमारा काम नहीं हो पाएगा। क्लियर, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑल ऑफ यू। समझे, तो ये क्या हो जाएंगे मेरे पास, वेरियस कॉजेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। कौन कौन से हो जाएंगे, वेरियस कॉजेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। स्क्रीनशॉट लीजिए, किसी में भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके तो सबसे पहला क्या है मेरे पास कि हमारा ग्रोथ रेट बहुत कम है, और थोड़ा बहुत ग्रोथ रेट है भी तो वो जॉबलेस ग्रोथ की तरफ जा रहा है। पॉपुलेशन भरमार हमारे पास है, उसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। डिफेक्टिव एजुकेशन सिस्टम है, बहुत ही स्लो ग्रोथ रेट है हमारा। इंडस्ट्रीज़ का चाहे सर्विस सेक्टर हो, दोनों में इतना एक्सपेंशन नहीं है कि एग्रीकल्चर सेक्टर का जो ओवर पॉपुलेटेड है उसको हम यहाँ पे सेटल कर पाएँ। एंड इकोनॉमिक प्लानिंग भी अच्छी नहीं हो रही, एम्प्लॉयमेंट प्लानिंग भी अच्छी नहीं हो रही है, बहुत ही लो पर कैपिटल इनकम जनरेट हो रहा है। व्हाट आर द रेमेडीज़, भाई दिक्कत तो सब बताते हैं, रेमेडीज़ ही बताइए। सबसे पहले हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोग जीडीपी को बढ़ाएं, लेकिन नॉट जॉबलेस ग्रोथ। पता चला जीडीपी को तो बढ़ाए जा रहे हो बढ़िया बढ़िया मशीन्स लगा के, लोगों को फिर काम नहीं मिल रहा। आपको यूज़ करना है लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स। ठीक है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स। नेक्स्ट है, वी श्योरली एंड डेफिनेटली नीड टू कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया। देन डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, उसको अच्छे से हमें डेवलप करना है। एनकरेजमेंट टू स्मॉल स्केल इंटरप्राइजेस, उसको हम, क्योंकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, देखो लार्ज इंडस्ट्रीज को सेटअप करने में इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा लगता है, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह भी ज़्यादा है, इससे जब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को अलग अलग जगह सेटअप करो तो फिर अच्छे से काम हो पाएगा एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी। वी नीड टू इम्प्रूव द इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ एज वेल, वी नीड टू वर्क ऑन इंडस्ट्रीज़, एजुकेशन, है ना, स्पेशल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स वगैरह निकालने चाहिए, जैसे कि मरेगा निकाला था जहाँ पर हमने कोशिश करी थी कि 100 दिन का रोज़गार आपको मिले। एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस जो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं। क्रिएशन ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, इंडिया कितना फोकस कर रहा है एंटरप्रेन्योरशिप को, एमएसएमईज़ को कितना ज़्यादा प्रमोट कर रहा है ना। ऑफकोर्स एजुकेशनल सिस्टम को रिफॉर्म ज़रूरी है, एजुकेशनल रिफॉर्म्स आर नेसेसरी। एंड ऑफकोर्स मैन पावर प्लानिंग, तो हमने बहुत सारे सोल्यूशंस आपको दे दिए, एटलीस्ट कम से कम 5-6 अच्छे से डिटेल एक्सप्लेनेशन एंड एग्जाम्पल के साथ याद करके हमें जाने। क्या समझे कि डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ याद करके तो जाना ही है, कम से कम इन सारी चीज़ों को अच्छे से हमें करके जाना है। जैसे कि आप पॉपुलेशन कंट्रोल को अच्छे से लिख सकते हो, है ना, इंडस्ट्री का ग्रोथ को इंप्रूव करने के लिए लिख सकते हो, एजुकेशन में रिफॉर्म लाने के लिए लिख सकते हो। एजुकेशन सिस्टम से तो आप खुद ही बड़ा त्रस्त हैं, आप बोलते रहते हैं ये चेंज कर दो वो चेंज कर दो, तो लिखो ना इसके बारे में क्या चेंज करना चाह रहे हो। तो ये हमारे क्या हो जाएंगी, रेमेडीज हो जाएंगी, कैसे अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन को हम लोग डील कर सकते हैं। नाउ गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, गवर्नमेंट क्या कर रही है भाई, सबसे पहले होता है डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट। डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या रहता है कि वेरियस डिपार्टमेंट्स जो होते हैं गवर्नमेंट के, आप वहाँ पे जॉब कर सकते हो। ऑफकोर्स उसके लिए आपको पेपर निकालना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। एंड गवर्नमेंट और डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट के चक्कर में तो कितने लोग एक्सपीरियंस हैं ना। इनडायरेक्ट अनएम्प्लॉयमेंट, सॉरी एम्प्लॉयमेंट का मतलब है विद द इंक्रीज इन द आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ द गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस द नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन द इकोनॉमी विल इंक्रीज। सो इनडायरेक्ट तरीके से भी जो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह होते हैं उनके थ्रू भी आपको एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है। तो ये दोनों सोर्सेज हैं, यानी गवर्नमेंट एम्प्लॉय कैसे बने बेसिकली। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। Next we have is employment generation programs.
तो पहला क्या है मेरे पास, द गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो इम्प्लीमेंटेड अ नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम्स लाइक नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना। तो बहुत सारे ऐसे योजनास वगैरह गवर्नमेंट स्कीम्स निकालती है जहाँ पे वो फोकस करती है कि भाई रूरल लोगों को जो है एम्प्लॉयमेंट मिले, यूथ को इंटर्नशिप्स मिले। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट डेली बेसिस पर करती रहती हैं, लेकिन लोगों को उसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं होती। मैंने क्या बोला, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में वी हैव स्टडीड अबाउट द एक्सपेंडिचर ऑन इन्फॉर्मेशन, कि इन्फॉर्मेशन अगर सही इंसान तक पहुंच गई तो इंसान ग्रो कर सकता है। ओके, तो स्टूडेंट्स यही था हमारा क्विक रिवीजन, जहाँ पे बहुत क्विकली हमने डिस्कस कर लिया कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हमारे इस पर्टिकुलर चैप्टर से। इनफॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या होता है, कैजुअलाइजेशन का मतलब क्या होता है, फॉर्मल इनफॉर्मल सेक्टर क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट के डिफरेंट टाइप्स को देखा, उसकी रेमेडीज, उसके प्रॉब्लम्स को देखा है। इसको आपको मैंने क्या बोला है कि एटलीस्ट एग्जाम्पल के साथ अच्छे से डिटेल एक्सप्लेनेशन पढ़ के जाना है। मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन भी करती हुई चली गई हूँ। अगर आपको मेरा एग्जाम्पल अच्छा लगता है यू कैन राइट दैट, अदरवाइज यू कैन टेक एनी एग्जाम्पल आपकी बुक्स वगैरह से भी, नो प्रॉब्लम इन दैट, इट जस्ट दैट इट शुड बी करेक्ट एंड एक्यूरेट। तो स्टूडेंट्स एज यू ऑल नो कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जो आपको प्रोवाइड करता है high quality education, that too free of cost. We talk about CBSE, we cover classes from kindergarten to class 12th and we also have a Hindi medium channel जहाँ पे हम कवर करते हैं आप सभी के लिए क्लासेस 6 से लेके क्लास 12 तक। वहाँ पे जो डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स को हम फॉलो करते हैं वो है हमारे पास दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। एंड अपार्ट फ्रॉम दीज बोर्ड क्लासेस वी ऑल्सो प्रोवाइड यू 3 बेसिक कोर्सेज लाइक वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश कोर्स हम प्रोवाइड करते हैं। तो आपको बिल्कुल हमारे साथ बने रहना है मैग्नेट ब्रेन्स पर। वी ऑल्सो प्रोवाइड ई नोट्स एंड ई बुक्स, उसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो कभी भी जाके आप देख सकते हैं। एंड हमें सिर्फ यूट्यूब पे नहीं, आप वेरियस सोशल मीडिया चैनल्स पे फॉलो कर सकते हो लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड व्हाट्सअप। यहाँ पे सब चीज़ें लिखी हैं, राइट? तो उधर भी आप फॉलो कर सकते हो ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट एंड अपॉर्चुनिटी कोई मिस ना हो। एंड स्टूडेंट्स इसी तरीके से मेहनत करना है, डू नॉट गिव अप, है ना? गिव अप नहीं करना है जब तक एग्जाम नहीं हो जाता है। जब तक एग्जाम नहीं हो जाता है सारी चीज़ें हमारे हाथ में ही, हमें यही सोचना है। सो गिव योर बेस्ट, उसके बाद जस्ट प्रे सो दैट यू गेट वेरी गुड रिजल्ट, बट टिल यू गिव योर एग्जामिनेशन डू नॉट गिव अप। क्लियर? तो स्टूडेंट्स हम भी आपके साथ ऐसे ही लगे रहेंगे, चिंता मत करिए, टिल दी एंड, टिल वी गेट वेरी गुड स्कोर। सो स्टे ट्यून्ड विद अस ऑन मैग्नेट ब्रेन्स और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, कीप रिवाइजिंग एंड थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।